नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, आप भी अपना घर बनाना शुरू करने वाले हैं या अभी उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बनाते समय आपको क्या क्या काम करवाने पड़ते हैं और किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक एक एक स्टेप इंक्लूड करूंगा, यहाँ तक कि साइट लेवलिंग और प्लानिंग भी इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखते रहिएगा, जिससे कि आपको सारे स्टेप्स का एक अंदाज़ा लग जाएगा और आप जब काम करवाना शुरू करेंगे तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहेगा कि अरे ये क्या करवाना पड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि घर बनाते समय हमको किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, घर बनाते समय सबसे पहला स्टेप जो हमको मिलता है वो होता है कि हमारे घर की प्लानिंग। आप किसी भी एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट से कंसल्ट करेंगे जो कि आपके जो प्लॉट है उसके साइज़ के अनुसार आपको आपके घर की प्लानिंग करके देगा, जिसमें वो आपको आपके घर का एक प्लान देगा, जिसमें आपको कमरों की साइज़, उनकी डायरेक्शन, घर की फेसिंग, पार्किंग का एरिया, सब कुछ उसमें ये मिलता है। उसके बाद आपको वो एक एलिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि आपका घर जो है वो सामने से कैसा दिखेगा। साथ ही साथ आपको वो अपने घर की स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आपके घर की फाउंडेशन कैसी रहेगी, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, प्लिंथ ब्रीम, ग्राउंड ब्रीम का साइज़ क्या रहेगा, उसके साथ साथ छत, स्टेयरकेस, इन सब में कौन सा सरिया लगेगा और थिकनेस कौन सी रहेगी। यानी कि आपके घर का पूरा स्ट्रक्चर उसमें डिज़ाइन करके मिलता है आपको। और दोस्तों, अगर इस चीज़ के रेट की बात करें तो इसका रेट चल रहा है लगभग 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। यानी कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको जो है प्लानिंग में जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 15,000 रुपये। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि प्लानिंग से रिगार्डिंग है। अगर आप अपने घर की अभी प्लानिंग करवाना चाह रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेट बताया, अगर आपको आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स के रेट ज़्यादा लग रहे हैं आपके एरिया में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्जेस उनके रहते हैं 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन अगर आप अभी यहाँ से अगर ये वीडियो देख के हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपका यही प्लानिंग, सारी डिज़ाइन जितनी मैंने आपको बताई, ये 7 रुपये पर स्क्वायर फीट में कंप्लीट कर दी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको उस पर कॉल करना है या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लॉट एरिया और रिक्वायरमेंट बताने के बाद आपको यहाँ से जो प्लान है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो भी एकदम मिनिमम रेट्स में। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक बार जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में वो आता है साइट प्रिपरेशन एंड लेवलिंग। यानी कि आपका जो प्लॉट है आपको उसको पहले प्रिपेयर करना है कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह पड़ी है तो उसको हटा के साइड में कर लेना है, उसको कहीं दूर नहीं भेजना है, आपको साइड में कर लेना है, क्योंकि वो वापस आपको फिलिंग में काम आ जाएगी। तो ये आपको करवाना है और प्लॉट को लेवल करवा लेना है। साथ ही साथ वहाँ पे अगर पहले से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं तो उसको तुड़वा के उसका भी जो मटेरियल रहेगा, जो मलबा रहेगा, उसको साइड में कर लेना है। इस तरह से आपको अपना प्लॉट जो है पूरा तैयार कर लेना है अगली स्टेप के लिए। आइए बात करते हैं हमारी अगली स्टेप। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारा एक्सकेवेशन एंड पीसीसी। यानी कि जब आप अपनी साइट को प्रिपेयर कर लेंगे तब क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में एक ड्राइंग मिलती है जिसमें आपको कॉलम की पोजीशन होती है और फाउंडेशन का साइज़ दिया होता है। यानी कि आपकी जो नींव रहेगी घर का उसका साइज़ दिया होता है। तो उस साइज़ के हिसाब से आपको गड्ढे खुदवाना पड़ते हैं। उसके बाद उन गड्ढों की सफाई करवा के जो भी मिट्टी उसमें अंदर गिरी हुई है उसको बाहर निकलवा के उसको अच्छे से ड्रेसिंग करके उसमें इस तरह से पीसीसी करना पड़ती है आपको। सबसे पहले पीसीसी जो है फ्रेंड्स M10 ग्रेड की आपको करना है, जिसका रेशो होता है 1:3:6। यानी कि 1 सीमेंट, 3 सैंड और 6 एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो इस तरह से आपको पीसीसी करना होती है। और पीसीसी जो है आपको उसको बिल्कुल प्लेन नहीं करना है, ऊपर से रफ छोड़ देना है, ताकि जब आपकी फुटिंग की जो कंक्रीट आएगी तो वो पकड़ बना सके। आप बिल्कुल अगर स्मूथ कर देंगे तो वो पकड़ नहीं बना पाती है। तो पीसीसी आपकी हो जाएगी इस तरह से। अब आइए बात करते हैं अगली स्टेप हमारी क्या आती है, देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमको हमारे घर की फाउंडेशन बनाना होती है। इसका भी जो साइज़ और सरिया, यानी कि इसकी लंबाई क्या रहेगी, चौड़ाई क्या रहेगी, गहराई क्या रहेगी, ठीक है, फाउंडेशन की मोटाई क्या रहेगी, ये सब आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिलता है। और कौन सा सरिया लगेगा वो भी इसमें मिलता है। तो उसके लिए जो है आपको आपके जो आर्किटेक्ट है उससे प्लान करवाना होता है। तो थर्ड जो स्टेप है हमारा वो आता है कि आपको अपने घर की
फाउंडेशन करवाना है जो गड्ढा हमने खोदा था उसमें पीसीसी करने के बाद। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब देखिए फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आपको प्लिंथ लेवल पे इस तरह से ब्रिक मेसनरी करना होती है, इस तरह से चुनाई करना होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं बीच में बने हुए, इसमें आपको वापस से मिट्टी भर देना होती है, जिसको हम बोलते हैं बैक फिलिंग। और मिट्टी भरना है तो उसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखना है कि उसमें हमेशा पानी छोड़ते रहना है आपको, कम से कम 1 हफ्ता तो मान लीजिए, ठीक है। ये सेटल होगी नीचे, ठीक है ना, ये मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद आपको और मिट्टी भरना है, फिर उसमें भी पानी छोड़ना है, फिर उसको भी नीचे बैठाना है। इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी वो पूरी कॉम्पैक्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो अगर क्या होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया, सीधे मिट्टी भरी और ऊपर काम चालू कर दिया, तो बाद में क्या होगा कि वो बाद में सेटल होगी और आपकी जो फ्लोरिंग है वो पूरी नीचे बैठ सकती है। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए इस काम को करना है। फिर जो नेक्स्ट काम हमको करवाना पड़ता है वो होता है प्लिंथ बीम। तो देखिए प्लिंथ बीम आपको कहाँ कहाँ पे देना है ये भी आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में मिलता है। क्या साइज़ रखना है ये भी मिलेगा, सरिया कौन सा रखना है ये भी सारा कुछ उसमें मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर ग्राउंड फ्लोर या सिर्फ G+1 बना रहा है तो वो स्ट्रक्चरल का डिज़ाइन जो है वो नहीं करवाते हैं, वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी आपकी दीवार आ रही है घर में, ठीक है, उसके नीचे आप प्लिंथ बीम दीजिए, है ना। और बात करें अगर साइज़ की कि साइज़ क्या रखना है, तो आप ग्राउंड फ्लोर तक के लिए सिर्फ अगर आप चाहते हैं तो आप 9x12 रख सकते हैं, ठीक है। G+1 के लिए भी 9x12 चल जाएगा आपका। और सरिये की बात करें तो आपको 12 mm का मिनिमम सरिया यूज़ करना है इसमें, ठीक है। और M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है। और सरिया इसमें से आपको बिल्कुल वो नहीं करना है कि नहीं थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई आपका जो पूरा वॉल वगैरह का लोड रहता है वो इसी पे रहता है। तो आपको प्लिंथ बीम अच्छे से कास्ट करना है। फिर दोस्तों प्लिंथ बीम के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है, 6ठा नंबर का स्टेप हमारा, वो आता है कॉलम कास्टिंग का। तो कॉलम कास्टिंग आपकी हो जाएगी, मतलब प्लिंथ बीम डलने के बाद आपका सरिया बन जाएगा कॉलम का, ऊपर तक शटरिंग लग के उसकी कास्टिंग करवाना पड़ेगी आपको। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो कॉलम है, हर कॉलम आपका बिल्कुल सीधा खड़ा हो। इसके लिए साहोल लगा के, प्लम्ब लगा के चेक किया जाता है कि कॉलम सीधा है या नहीं। तो आपको बराबर तरीके से करवाना है अपने मिस्त्री से। दूसरी चीज़ आपको ये रखना है कि कॉलम एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है, कॉलम कोई आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में उसमें आपको जब आप प्लास्टर और ब्रिक वर्क करेंगे आपको बहुत परेशानी आने वाली है। साथ ही साथ कॉलम आउट होता है तो आपके घर की स्ट्रेंथ पे भी फ़र्क पड़ता है। अब देखिए कॉलम के जो सरिये रहेंगे वो आपको याद रखना है कि इतना लंबा सरिया कम से कम आपको उसका रखना है कि वो जो आपकी जो छत डलेगी जब ऊपर, ठीक है, तो जो अगले फ्लोर की जो हाइट रहेगी ना, जैसे ग्राउंड फ्लोर की आप छत डाल रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर की हाइट है 10 फीट, तो उस 10 फीट में से 5 फीट और ऊपर वो सरिया होना चाहिए, समझ रहे हैं। मतलब उसकी आधी हाइट, फर्स्ट फ्लोर की आधी हाइट का वो सरिया कम से कम ऊपर निकला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका सरिया जो है वो छत में ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं याद करना है। इस चीज़ का आपको पहले से ध्यान रखते हुए चलना है। उसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो ब्रिक वर्क, यानी कि आपको जो आपके घर में चुनाई करके दीवारें बना के आपके पूरे घर में जो पार्टीशन वगैरह सारी दीवारें बना के आप उसको पैक कर लेंगे। तो ब्रिक वर्क में फ्रेंड्स जो जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें देखना होती है, तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसके बारे में बात की तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है मेरे चैनल की, उसमें आपको ब्रिक मेसनरी का कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। आपको ब्रिक मेसनरी या ब्रिक वर्क नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उसको देख लेना। उसमें 3-4 वीडियो से आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको ब्रिक वर्क कैसे करवाना है और क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिंटल बीम्स ओवर डोर्स एंड विंडोज़, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी दरवाजे या खिड़कियाँ आ रहे हैं वहाँ पे आपको देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आपको बीम्स देना पड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं लिंटल बीम्स। तो देखिए इसका जो मिनिमम साइज़ आपको रखना है वो आप रख सकते हैं 9x9 इंच का। इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 9x9 इंच का साइज़ आपको रखना है इसका। और सरिया जो है आप 4-10 के सरिये भी इसमें डाल देंगे तो बहुत हो जाएगा, कोई उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि आपको इसकी फिनिशिंग वगैरह का अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर ज़्यादा आपकी हाइट जा रही है दीवार की, ठीक है, अगर दीवार की हाइट आपकी ज़्यादा जा रही है तो उसमें भी आपको दरवाजे के लेवल पे एक बीम दे देना है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ऊंची दीवार आप बिना बीम के उठाएंगे तो उसकी मजबूती कम हो जाती है। तो अगर वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है तो भी आपको फिर लिंटल बीम उसमें दे देना है। अगर ज़्यादा हाइट है दीवार की तो उस बीम को भी आप 9x9 का रख सकते हैं और 4-10 mm के सरिये रख सकते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे।
तो ये बात हुई फ्रेंड्स हमारी लिंटल बीम की। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं हम वो करते हैं स्लैब की। तो दोस्तों आपकी जब स्लैब कास्टिंग होगी या कह रहे हैं कि छत की ढलाई होगी तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना होती है। देखिए वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं आपको मोटा मोटा जो ऊपर से आपको पॉइंट याद रखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपकी शटरिंग लगेगी तो आपको उसका लेवल चेक कर लेना है कि शटरिंग आपकी बिल्कुल जैसी लेवल में चाहिए थी वैसे लगी है या नहीं। दूसरा उसके बाद आपका सरिया बनेगा तो आपको सरिया चेक करना है कि जो सरिया डिज़ाइन में दिया था वही है या उससे कम कर दिया है। उसके बाद सरिये के नीचे आपको कवर बराबर से लगाना है, ठीक है। 20 mm का कवर होता है स्लैब में। अब कवर क्या होता है अगर इस पर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि छत में कवर कैसे लगाते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आपका नीचे से सरिया दिखेगा जब आप घर के अंदर से देखेंगे तब। तो कवर हो गया। कवर के बाद में जब आपकी ढलाई होगी तो आपको कंक्रीट का रेशो जो है वो बिल्कुल अच्छा रखना है। M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करना है। साथ ही साथ उसका लेवल चेक करते रहना है कि छत जो है आपकी लेवल में डल रही है कि नहीं डल रही है, और फिनिशिंग अच्छे से रखना है उसकी आपको। उसके बाद जब 24 घंटे हो जाएंगे आपकी छत को डले तो आपको उसकी तराई शुरू कर देना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको कम से कम उसकी 7 दिन तक तराई करना है। दिन में 2 बार कर देंगे चल जाएगा। या छत में तो ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं क्यारियाँ बना देते हैं और पानी भर देते हैं तो वो आराम से 2 दिन चल जाती है, आपको बार बार तराई नहीं करना पड़ती है। और अगर गर्मियों का टाइम है तो अब भी आप क्यारी बना दीजिए और डेली 1 बार पानी भर दीजिए। आपको दिन में 1 ही बार तराई करना पड़ेगी, वो पानी भरा रहेगा। उससे आपकी जो है छत का लीकेज टेस्ट भी हो जाएगा कि छत लीक तो नहीं कर रही है कहीं से। तो चलिए फ्रेंड्स ये हुई हमारी स्लैब की बात। अब अगली बात करते हैं हम, हमारा देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। फिर दोस्तों बारी आती है जो डोर और विंडो की फ्रेम्स लगाते हैं हम। तो इनको लगाने में आपको जो ध्यान रखना होता है, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करें कि जब चुनाई करें ना तो पहले से इन चीज़ का ऑर्डर दे के रखें, तो आपकी चुनाई के साथ साथ ये खड़ी हो जाएगी। तो आपको बाद में होल पास फंसाने के लिए दीवार को तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये करने से वैसे भी आपकी दीवार कमज़ोरी होती है और कुछ नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है कि चुनाई के साथ साथ ही आप इसको खड़ी कर लें। दूसरी जो चीज़ आपको देखना है कि दीवार से फ्लश होना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ी होकर बाहर नहीं निकली हुई होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो देखना है, जो होल पास होते हैं इसके वो अच्छे से जाम किए हुए हो, कंक्रीट डाल के जाम किए हुए हो, ठीक है। लूज़ ना रहे वो, नहीं तो बाद में हिलेगी ये। फिर नेक्स्ट चीज़ जो देखना होती है प्लम बॉब लगा के, यानी कि जो साहुल होता है वो लगा के आपको इसको चेक कर लेना है कि सीधी खड़ी की है या टेढ़ी खड़ी कर दी है, ठीक है। तो झुकी हुई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डोर फ्रेम लगाते टाइम पे ध्यान रखना होती है। इनको आप बिल्कुल फॉलो करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली चीज़ की। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क्स। तो देखिए आपने देखा होगा ऊपर वाले फोटो में जैसा आपको दिख रहा है कि दीवारों में हम इस तरह से झीरी करते हैं जिसमें हमारी बिजली और पानी दोनों के पाइप फिट होते हैं, ठीक है। तो ये पाइप फिट करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि चाहे आप मटेरियल खुद खरीद रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल काम दे रखा है, कुछ ब्रांड अच्छे ब्रांड की तरफ जाना है आपको, ठीक है ना। इन चीज़ों में आपको लोकल चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदना है, जो क्वालिटी की नहीं है वो बिल्कुल नहीं खरीदना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि डैमेज्ड पाइप वो कोई ना लगाए इन सब में, ठीक है। कोई भी डैमेज आइटम इसमें वो ना लगाए, क्योंकि अगर मान लीजिए पानी की लाइन है उसने डैमेज पाइप लगा दिया, कुछ नहीं होगा, वो लीकेज होता रहेगा, आपके प्लास्टर में नमी आएगी, फिर घर में पूरे में दिखने लगेगा वो, तो आप ही का नुकसान है। तो ये चीज़ आपको चेक करना है कि डैमेज पाइप ना लगाए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना होती है कि जो भी पाइप लगेंगे वो दीवार के अंदर ही होना चाहिए, दीवार से बाहर निकले हुए नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप जब भी प्लास्टर करेंगे उसमें तो बाद में जो है आपके प्लास्टर में क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर आपको इन चीज़ों के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसे करता है कि अरे चल जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टूटा है या थोड़ा सा पाइप बाहर है चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि बाद में नुकसान होगा तो आपका होगा, वो अपना पैसा लेके निकल चुका होगा तब तक तो। फिर फ्रेंड्स बात आती है प्लास्टरिंग की। तो प्लास्टरिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। देखिए सबसे पहले तो जब आपका प्लास्टर चल रहा है तो देखिए जो इनके हाथ में है इसको बोलते हैं फंटी। तो ये फंटी लगा के आपको चेक करना है कि प्लास्टर बिल्कुल स्मूथ है आपका, मतलब इवन है, कहीं गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, वो इससे पता चल जाता है आपको। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है कि प्लास्टर की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी होना चाहिए, प्लास्टर ज़्यादा रफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपका पुट्टी वगैरह ज़्यादा लगेगा। फिर फ्रेंड्स तीसरी चीज़ होती है कि जितना हो सके आपको बारीक महीन सैंड यूज़ करना है प्लास्टर के लिए, ज़्यादा मोटी सैंड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे एक तो आपका प्लास्टर रफ रहता है, दूसरा उसमें अगर कोई बड़ा पत्थर रह जाता है बीच में तो बाद में वो क्रैक डेवलप करता है।
तो प्लास्टर करते टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स टाइल वर्क की। तो टाइल वर्क में देखिए सबसे पहले क्या ध्यान रखने वाली बात, वही कोई भी डैमेज टाइल यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हल्का फुल्का क्रैक होता है या कोई कोना वोना टूटा है तो भी वो लगा देते हैं। तो देखिए होता उससे कुछ नहीं है, लेकिन बेकार लगती है। और दूसरी बात ये है कि जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो क्यों काम अधूरा लेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको टाइल जब लगेगी तो उसका लेवल चेक करना है बराबर से कि वो लेवल में लगी है या नहीं लगी है। अगर टॉयलेट वगैरह की टाइल है तो जिस तरफ आपको स्लोप देना है वो स्लोप भी आपको चेक करना है कि स्लोप प्रॉपर दिया है या नहीं दिया है उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। फिर जो थर्ड चीज़ आपको देखना होती है, अगर वॉल टाइल लग रही है, दीवार पे अगर टाइल लग रही है तो उसमें आपको वही साहुल लगा के देखना है कि सीधी लगाई है या उसको तिरछी कर दी है, कोई टाइल अंदर बाहर तो नहीं है। इस तरह से आपको उसको चेक करना है पूरा। फिर फ्रेंड्स इसके बाद जहाँ जहाँ भी हमको पुट्टी करना है वहाँ हम पुट्टी कर देते हैं, अंदर बाहर प्रॉपरली पेंट कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, पेंट करने में भी आपको अच्छे से चेक करना है, पैचेस वगैरह ना रहे बराबर से। अगर एक कोट में नहीं आया है तो दूसरा कोट करवा के बढ़िया से फिनिश करवाना है पेंट को। उसके बाद जो है आपका जो भी आपका एक्स्ट्रा जो काम बचा है, जैसे कि डोर्स वगैरह कसना है आपको, विंडो वगैरह लगाना है। ठीक है, उनके हार्डवेयर जैसे कि डोर का लॉक वगैरह ये सब लगाना है। इसके बाद ये सारा काम हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी जो सैनिटरी फिटिंग्स बचती है, ठीक है, वो सारी भी इसमें हो जाती है। तो ये सारा काम करने के बाद जो है फ्रेंड्स आपका एक घर प्रॉपरली तैयार हो जाता है। इसके बाद आपका जो है कोई अगर इसमें काम मुझसे मिस हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं प्रॉपर उसको आपके लिए या तो अलग से वीडियो बना दूंगा या आगे अगर कभी इस तरह का कोई वीडियो आता है तो उसमें इसको इंक्लूड ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक घर का पूरा स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन समझा कि क्या क्या स्टेप्स आते हैं और कौन से स्टेप्स के बाद हमको क्या करना पड़ता है। इस वीडियो में मैंने आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक सारी चीज़ें बताई है। फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज़ इसमें मिस हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम इस तरफ का जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो उस चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करके बेहतर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस भी आपके दोस्त का घर बन रहा है उसको वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो आपसे वो मिस ना हो जाए, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।